हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड। आ जाइएगा साथियों, जल्दी से आ जाओ, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आ जाइए भाई। साथियों, आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान भूगोल कंप्लीट कर ली और आज मैं आपके सामने शुरू करूंगा राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। यानी हेडिंग डालता हूं, जो अब टॉपिक पढ़ेंगे वो अपने ये टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान कला संस्कृति। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर थे मैसेज करोगा कि गुरुजी कौन सो थे टॉपिक पढ़ाओगा और कौन सो मैं टॉपिक पढ़ा और कौन सो कैसे। मैं जो जो टॉपिक पढ़ाऊंगा साथियों, उन टॉपिकों के एक बार मैं आपके सामने नाम लिख दूंगा। उसके बाद में बार बार पूछने की जरूरत नहीं है कि राम कुमार सर कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, मैं कौन सा टॉपिक, क्योंकि राम कुमार सर जो टॉपिक पढ़ाएंगे सर ने आपको बता दिया। जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा मैं अब बता रहा हूं, इसके बाद में फिर दोबारा पूछने की आपको जरूरत नहीं है। समझ गए? तो आइएगा, सर्वप्रथम मैं टॉपिकों के नाम लिखता हूं। तो यहां पर मैंने हेडिंग डाल दी, राजस्थान कला संस्कृति। कला संस्कृति, राजस्थान कला संस्कृति, इसे बोलते हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। इसमें जो जो टॉपिक आपको आपका भाई पढ़ाएगा उन टॉपिकों के नाम लिख रहा हूं, कौन कौन से टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है भाई। राम राम गुरुजी, जय भद्रकाली। तुम तो पूनम कुमारी हमारे पास में ही है, बिल्कुल है ना? हाँ, सौरभ, बिल्कुल गुरुजी, ठीक है। पुष्कर वर्मा, आर्ट कितनी क्लास में? 8-10 क्लासों में, 10-12 क्लासों में हो जाएगी। टारगेट यही रखेंगे। तो आइएगा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप मेरी बात को एक बार ध्यान पूर्वक सुनोगे। कौन कौन से राजस्थान कला संस्कृति में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वो कौन कौन से टॉपिक है। पहला ही जो टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, वो टॉपिक पढ़ाऊंगा पहले नंबर पर। एक टॉपिक पढ़ेंगे अपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में, मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा एक नंबर पर, आप याद रखना, संस्कार। संस्कार। अब इस संस्कार में एक तो पढ़ेंगे साथियों 16 संस्कार। 16 संस्कार। इसके बाद में इसमें अपने पढ़ेंगे जन्म से संबंधित संस्कार। जन्म से संबंधित संस्कार। इसके बाद में इसमें पढ़ेंगे साथी मृत्यु से संबंधित संस्कार। मृत्यु से संबंधित संस्कार। इसी टॉपिक में अपने पढ़ेंगे विवाह से संबंधित संस्कार। विवाह से संबंधित संस्कार। समझ गए? पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा लोकगीत। लोकगीत। तीसरा टॉपिक अपने पढ़ेंगे लोक नृत्य। लोक नृत्य। चौथा टॉपिक अपने पढ़ेंगे भाषा बोलियां। भाषा बोलियां। पांचवा टॉपिक अपने पढ़ेंगे लोक नाट्य। लोक नाट्य। ठीक है। इसके बाद में 6 नंबर पर अपने पढ़ेंगे साथियों वेशभूषा। क्या पढ़ेंगे? वेशभूषा। वेशभूषा। 7 नंबर पर अपने पढ़ेंगे प्रमुख प्रथाएं। ठीक है, प्रमुख प्रथाएं, संस्कार, लोकगीत, लोक नृत्य, भाषा बोलियां, लोकनाट्य, वेशभूषा, प्रमुख प्रथाएं। इसके बाद में 8 नंबर पर पढ़ेंगे साहित्य। ठीक है, साहित्य व, हाँ ठीक है, 8 नंबर पर पढ़ेंगे साहित्य। 9 नंबर पर पढ़ेंगे
प्रमुख लोक कला नृत्य नाट्य संस्थान। संस्थान समझ में आ गया होगे। संस्कार टॉपिक पढ़ेंगे मास्टर साहब, पहले विवाह वाले संस्कार पढ़ना क्यों जरूरी है कि विजेंद्र चौधरी? हाँ तो देखो सुनो, तो पहला टॉपिक देखो सुनो। हाँ पीपीटी से करवा दूंगा, कोई बात नहीं है, पीपीटी से करवा दूंगा। ये सारे टॉपिक समझने वाले हैं, रटने वाले नहीं है, याद नहीं करने, बस समझने हैं। अच्छे से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो सुनो, राजस्थान कला संस्कृति में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाऊंगा? संस्कार, लोकगीत, लोक नृत्य, भाषा बोलियां, लोकनाट्य, वेशभूषा, प्रमुख प्रथाएं, साहित्य, प्रमुख लोक कला नृत्य नाट्य संस्थान जैसे ललित कला अकादमी, लोक नाट्य संस्थान। दुर्ग में नहीं पढ़ाऊंगा भाई, अमित तिवारी, दुर्ग आपको राम कुमार सर करवाएंगे। हाँ खम्माघणी बलवंत सिंह कंवर खम्माघणी। तो आइएगा अब इस टॉपिक को विधिवत रूप से दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और विधिवत रूप से स्टार्ट करते हुए सर्वप्रथम नंबर 1 पर अपने पढ़ेंगे दोस्तों 16 संस्कार। आप मुझे ये बताएं साथी, क्या भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं? और आपको पता ही है, दीनदयाल सर व्हाट्सएप पर फॉलो बैक कोनी देव की, वो क्या होता है? हाँ चलो तो अब कर दें स्टार्ट, आइएगा। चलिएगा कर दें स्टार्ट। तो हमने कर दिया नाम सेव, जिनके मैसेज आते हैं मैं सेव कर देता हूं। सर जी टावरा ने तो नहीं दोस्त दे सरकार के पढ़े बच्चा थे बताओ। तो अब आइएगा सर्वप्रथम दोस्तों बेसिक बात स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है दोस्तों कि भारतीय संस्कृति में 16 ही संस्कार होते हैं और 16 ही क्या होते हैं? श्रृंगार होते हैं। 22 40 सासरिय कर 16 श्रृंगार, ऐसा आपने पढ़ा है ना? हाँ तो 16 ही संस्कार होते हैं और 16 ही क्या होते हैं? सिलेबस कब पूरा हो सी थान तो आ चिंता बाढ़ बाढ़ के खागी, 15 जनवरी तक पूरा हो जाएगा मेरो, ठीक है नहीं? 15 जनवरी तक करवा दूंगा, क्योंकि संस्कार लगभग आज आज में कंप्लीट हो जाएगा सारा। लोक गीत 2 दिन लग जाएगा, लोक नाट्य में 1 दिन लगेगा, भाषा बोलिया में 1 दिन लगेगा, ठीक है। इसके बाद में आगे कौन सा है? लोक नाट्य है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये टेंशन मत लो कि सिलेबस कब पूरा हो जाएगा, आप ये टेंशन रखो कि जितना पढ़ाया उतना हमारे याद क्यों नहीं है। जब ये टेंशन रखोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। सिलेबस में और सिलेक्शन में बहुत अंतर होता है साथियों। तो आपने एक कहावत सुनी है कि 22 40 सासरिय कर 16 श्रृंगार, ठीक है ना? भारतीय संस्कृति में दोस्तों 16 ही संस्कार है और 16 ही क्या है? श्रृंगार है। जैसे 16 श्रृंगारों में प्रधान श्रृंगार होता है कौन सा? काजलिया, कजला मोहब्बत वाला नैनो में ऐसे डाला, वो क्या? तो 16 संस्कारों में प्रधान संस्कार देखो, 16 श्रृंगारों में प्रधान श्रृंगार कौन सा होता है?
प्रधान श्रृंगार होता है काजलिया। और 16 क्या होते हैं? भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। अब आप ध्यान पूर्वक देखना, भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते कौन कौन से हैं, इन पर आप थोड़ा सा 1 मिनट में ट्रिक से आपको 16 के 16 संस्कार याद करवा दूंगा, ठीक है ना। हाँ तो आ जाओ। हाँ इसका अलग फोल्डर बनेगा, अलग फोल्डर में डलेगी। तो आइएगा अब अपने पढ़ते हैं। सर्वप्रथम देखो सुनो, 16 संस्कार। कितने? 16 संस्कार। 16 संस्कार। 16 संस्कार कौन कौन से हैं मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। 1 मिनट में क्लास में ही आपके 16 संस्कार याद हो जाएगा। तो 16 संस्कार, क्योंकि हिस्ट्री कल्चर ट्रिक पर बहुत ज्यादा डिपेंड हुआ है, तो 16 संस्कार आप ट्रिक सुनना दोस्तों। 16 संस्कार ट्रिक से आप याद रखना। गप्पू सीमा जाना। क्या याद रखोगे? गप्पू सीमा जाना। गप्पू सीमा जाना। निया से चूर्ण लाना। निया से चूर्ण लाना। गप्पू सीमा जाना, निया से चूर्ण लाना। विद्या उसी वेद के साथ। विद्या उसी वेद के साथ। वेद के साथ। विद्या उसी वेद के साथ। विवाह में आना। विवाह में आना। ये लीजिए भाई दोस्तों, ये क्या है? 16 संस्कार है। एक बार आप बोल के देखो, 16 संस्कार कौन से होते हैं? गप्पू सीमा जाना, निया से चूर्ण लाना, विद्या उसी वेद के साथ विवाह में आना। ये होते हैं 16 संस्कार। बस याद हो गया। अब प्रश्न इनका है ना साथियों, आप कोई अलग से ट्रिक बनाने की कोशिश मत करना, आप कंटिन्यू याद रखना। समझे ना मैं क्या कह रहा हूं? कंटिन्यू याद रखने का मतलब है भी पेपर में यही प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए भारतीय संस्कृति में, अब देखो मैं आपसे 2 क्वेश्चन साझा कर रहा हूं, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन साझा कर रहा हूं, आप उन दोनों क्वेश्चनों के उत्तर मुझे बताना। क्वेश्चन मेरा एक तो क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संस्कृति में बालक जन्म से संबंधित, बालक जन्म से संबंधित प्रथम संस्कार है। प्रथम संस्कार है। ए पर है जैसे गर्भाधान, बी पर है पूंछवन, 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 सी पर है जातकर्म और डी पर है नामकरण, नामकरण। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, देखो सुनो, कौन से संस्कार के बाद, कौन से संस्कार के बाद, संस्कार के बाद बालक द्विज माना जाता है? बालक द्विज, 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 द्विज माना जाता है, माना जाता है। ठीक है। हाँ, ए है जैसे जातकर्म, डी है नामकरण, सी है ए बी, सी है निष्क्रमण। ठीक है। डी है उपनयन। ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, जन्म से लेकर हाँ देखो सुनो, जन्म के पश्चात पांचवा संस्कार कौन सा है? पांचवा संस्कार कौन सा है? कौन सा है? ठीक है। ये मैंने जन्म के पश्चात पांचवा संस्कार कौन सा है, इसका आपने सीधा ही उत्तर बताना है बस। ठीक है ना। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर।
इसके मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, दो के ऑप्शन दे दिए, तीसरे के नहीं दूंगा, सीधा उत्तर बता देना। अब देखो, भारतीय संस्कृति में बालक जन्म से संबंधित प्रथम संस्कार कौन सा है? भारतीय संस्कृति में बालक जन्म जन्म से संबंधित प्रथम संस्कार कौन सा है? तो शक्ति सिंह का ए उत्तर आया। अब ऐसे लगा के लिख दो, एक में ए और दो में सर संस्कार क्या होते हैं? आगे मजो, सारी रात रामायण पढ़ी, दिन गए सीता किंग हो बाप हो। संस्कार आप नहीं जानते क्या? संस्कार किसे कहते हैं बताओ? संस्कार क्या होता है कि संस्कार वो होता है जो अपने जीवन जीने के पूरे हाव भाव, व्यक्तित्व और समाज में प्रचलित परंपराओं में रहने की या प्रशिक्षण देने की कला होती है, उसे ही बोलते हैं संस्कार। समझ गए? भी जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, या आप आराम से चेयर पे बैठे हो, वो आपके पास खड़ा खड़ा, तो एक ऐसे नहीं बोलते कि एंगा तो संस्कार ढंगा कौन देड़ा मायता ने, यानी हाँ आपके संस्कार अच्छे नहीं है। संस्कार का मतलब होता है हाँ जिसमें जीवन जीने के तौर तरीके, आदर्श, संबंध, रिश्ते और जीवन के कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, आध्यात्मिक कर्तव्यों का अध्ययन करवाया जाता है, वो होते हैं अपने संस्कार। तो अब आइए इसी संस्कार टॉपिक को शुरू करते हुए आप सभी के मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, क्या उत्तर दे रहे हैं यही देख रहा हूं। आप आ जाओ भाई। तो अब देखो साथियों, भारतीय संस्कृति में बालक जन्म से संबंधित प्रथम संस्कार कौन सा होता है? तो पहला संस्कार होता है दोस्तों गर्भाधान। अगर आपसे पूछ ले जन्म के पश्चात प्रथम संस्कार कौन सा होता है, तो गप्पू सीमंतोनियन, या इसके बाद में आ जाता है जातकर्म। ये जो जातकर्म संबंध है ना, संस्कार है ना, यह है जन्म के बाद प्रथम संस्कार। जन्म के बाद प्रथम संस्कार, बाद प्रथम संस्कार है ये, प्रथम संस्कार। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि कौन से संस्कार के बाद बालक द्विज माना जाता है? तो उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार के बाद बालक द्विज माना जाता है। यह प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे और इन्हीं प्रकार के प्रश्नों को आपने ध्यान में रखना है। जन्म के पश्चात पांचवां संस्कार कौन सा है, इसका आप थोड़ी देर बाद में उत्तर दे देना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, जब कर्म से चलेगा तो आपको पता चलेगा। जन्म के पश्चात, यहां इस वर्ड का आप ध्यान रखना, ठीक है ना? जन्म के बाद। अब आ जाओ, देखो भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? गप्पू सीमा जाना, निया से चूर्ण लाना, विद्या उसी वेद के साथ विवाह में आना। अब इसी पर बेस्ट अपने चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहला ही पहला गय का मतलब है, पहला संस्कार होता है गर्भाधान। कौन सा होता है? गर्भाधान। दूसरा संस्कार होता है पुंसवन। तीसरा संस्कार होता है सीमंतोनयन। चौथा संस्कार होता है, सीमा का मतलब है सीमंतोनयन, जा का मतलब है जातकर्म, ना का मतलब होता है नामकरण, नी का मतलब होता है निष्कर्मण, निष्कर्मण, आ का मतलब होता है अनप्राशन, अनप्राशन से गप्पू सीमा जाना निया। से कुछ नहीं है, च से होता है चूड़ाकर्म, ण से होता है कर्णवेद। कर्णवेद, कर्णवेद का मतलब होता है कान बींदना। सारे बताऊंगा कर्म से, ठीक है ना? इसके बाद में ला ना से कुछ नहीं है, विद्या का मतलब होता है विद्या, विद्यारंभ। ऊ का मतलब होता है उपनयन,
उसी का मतलब होता है उपनयन, उपनयन, या इसे यज्ञोपवीत भी बोलते हैं, आगे लिखा है। वेद का मतलब होता है वेदारंभ, वेदारंभ। इसके बाद में सा का मतलब होता है समावर्तन, समावर्तन। विवाह का मतलब होता है विवाह है, और विवाह में आ का मतलब होता है अंत्येष्टि। ये जन्म का सबसे अंतिम संस्कार होता है, अंत्येष्टि का मतलब होता है मृत्यु। ब्याह के बाद में सीधी मौत। अब बताओ क्यों मौत ने गले लगाओ बिना काम की। तो ये है 16 संस्कार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे इं किया हो? गर्भाधान, पुष्पन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, करणवेद, विद्यारंभ, उपनयन, हाँ, सीमंतोन्नयन, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक कौन सा रह गया भाई? गर्भाधान, चूड़ाक्रम, कौन सा बच गया? एक जन्म के पश्चात प्रथम सा। बताओ बताओ। जातकर्म हो गया, नामकरण हो गया, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, जड़ुला या मुंडन, करणवेद, निष्क्रमण हो गया, विद्यारंभ हो गया, उपनयन, वेदों का आरंभ, वेदारंभ हो गया। ठीक है। के का मतलब है केशांत, सॉरी केशांत, के ध्यान ही कौन करियो इधर, केशांत, केशांत, या इसको बोलते हैं गोदान, गोदान, केशांत। अब हो गया पूरा, ठीक है। केशांत, वेदारंभ, केशांत या गोदान, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि हो गया ने 16। हाँ हाँ हाँ, अब हो गया, हो गया, हो गया। अब देखो सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो भारतीय संस्कृति में कुल कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं, केशांत। ठीक है। इन 16 संस्कारों पर ही दोस्तों पूरी की पूरी जीवन अपनी जीवन लीला टिकी हुई है। ठीक है ना। ये देखो सुनो, केशांत, केशांत, ठीक है। अब इनके बारे में एक एक संस्कार के बारे में मैं केशांत या गोदान बोलते हैं इसे। क्षमावर्तन, क्षमावर्तन का मतलब होता है माफी मांगना, क्षमावर्तन। ठीक है, ये लो ऐसे लिख देंगे, क्षमावर्तन, क्षमावर्तन। अब तो सही है ना, समावर्तन, समावर्तन। बस बस सारा 2 ही संस्कार बाकी है नहीं, बस ठीक है। तो यहां पर देखो सुनो, ये होते हैं भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार। अब इन संस्कारों के बारे में मैं एक एक करके आपको सविस्तार बताऊंगा। बताओ आपके 16 संस्कार याद हुए या नहीं हुए? 1 मिनट में आपको 16 संस्कार याद हो गए। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार: गप्पू सीमा जाना, निया से चूर्ण लाना, विद्या उसी वेद के साथ विवाह में आना। ठीक है। अब आओ देखो सुनो साथियों, यहां पर देखो सुनो, पहला ही पहला नंबर 1 पर जो संस्कार होता है वो कौन सा होता है? गर्भाधान संस्कार। पहले नंबर पर कौन सा संस्कार होता है? गर्भाधान। अब गर्भाधान संस्कार कब संपन्न होता है, क्या इनकी विशेषता है, इस पर थोड़ा सा अपने क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे। दोस्तों देखो सुनो, जो गर्भाधान संस्कार होता है वो बालक जन्म से संबंधित या हिंदुओं का क्या होता है? प्रथम संस्कार होता है। ठीक है, आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हो ना, क्योंकि सारी बातें आपके दोस्तों ये सुनने से याद होगी।
रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। जब मैं एक एक को इतनी शानदार तरीके से समझाऊंगा तो आपके दिमाग में ये सारी बातें घर कर जाएगी। पहला संस्कार कौन सा बताया? गर्भाधान। बालक जन्म से संबंधित यह हिंदुओं का प्रथम संस्कार होता है साथियों। यानी ऋतु स्नान की प्रथम रात्रि से लेकर के और 16वीं रात्रि तक महिला इस क्रिया हेतु उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, महिला इस क्रिया हेतु क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी क्रिया हेतु? गर्भाधान संस्कार क्रिया हेतु उपयुक्त मानी जाती है। अब इसके बाद में देखो, सुनो साथियों, इस संस्कार को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, मेवाड़ में इसे वधुरात या वधुरात प्रथा कहा जाता है। कौन से संस्कार को? गर्भाधान। गर्भाधान संस्कार को मेवाड़ में क्या कहा जाता है? मेवाड़ में वधुरात, वधुरात या वधुरात प्रथा के नाम से जाना जाता है। नितेश चौधरी, बेटा तू समझ के देख ले मेरी बात, ठीक है ना? कोई बात नहीं, मैं पेपर तक, जब तक आप नौकरी नहीं लगते तब तक आपके साथ हूं। आप एक बार ये समझ के देखना, फिर मुझे बता देना। अगर आपको ऐसा लगता है कि पीपीटी से नहीं पढ़ाना चाहिए, आप एक सिंगल मात्र ऐसे स्टूडेंट हो जिसने ये बोला है, बाकी कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे ना, क्योंकि समझाने वाली बात आती है ना, वहां फिर मैं पहले समझाऊं फिर लिखाऊं तो डबल टाइम लगता है। इसलिए एक एक चीज लिखी है, आपको 3-3 4-4 बार पढ़ के बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा तो ये बातें आपके दिमाग में घर कर जाएगी। बताओ सही बात है या गलत बात है? अगर आपको फिर भी ऐसे लगता है ना, कोई बात नहीं है यार, मैं जैसा आप कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। अगर आपको लगता है पीपीटी से नहीं पढ़ना तो अभी हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो सारा है बेजैग मां फिट है, मैं तो दबा दब लिख दूंगा, क्योंकि फिर लिखूंगा तो इतना शानदार नहीं समझा पाऊंगा जितना अब समझा रहा हूं। यह मेरा निजी एक्सपीरियंस है, क्योंकि हां, इसीलिए बाकी आपकी इच्छा है, आप कहोगे मैं वैसे पढ़ा दूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो हम कहोगे ना, हम वैसे ही पढ़ा देंगे। बता देना आप मुझे, अभी बता दो, कोई बात नहीं है। अभी हटानी है तो मैं पीपीटी को अभी हटा देता हूं 1 मिनट में। हाँ, तो ये देखो, सुनो, पहले नंबर पर कौन सा संस्कार है? गर्भाधान। ये बालक जन्म से संबंधित या हिंदुओं का क्या है? प्रथम संस्कार है। ऋतु स्नान की प्रथम रात्रि से 16वीं रात्रि तक महिला इस क्रिया हेतु, हाँ, नो सर, पीपीटी से ही पढ़ाओ, बाद में हमको रिवीजन भी तो करना होता है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलने दो, सही है। नो नहीं सर, पीपीटी से ही पढ़ाओ आप। हाँ कोई बात नहीं, आपको लगता है ना यार, मैं देखो एक बात सुनो, मैं आप सभी साथियों के प्रति समर्पित हूं, बस आपको लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है, सही है ना? मैं आपके कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, मैं आपकी जिंदगी बनाना चाहता हूं। मुझे पता है, क्योंकि मैंने आज 12-13 साल तप किया है, उसका आपको फायदा मिल रहा है। बताओ सही बात है या गलत बात है? अब समझाऊंगा। देखो, मेवाड़ में इसे वधुरात या वधुरात प्रथा कहते हैं। तो गर्भाधान संस्कार क्या है? भारतीय संस्कृति का पहला संस्कार है। सबसे पहले महिला के क्या होता है? गर्भाधान ही होता है संस्कार। इसके बाद में दूसरा संस्कार देखो कौन सा होता है? पूसवन संस्कार होता है। पूसवन संस्कार, पूसवन संस्कार के बारे में बात करें तो ये देखो, सुनो, गर्भावस्था के 3-4 महीनों के बाद यह संस्कार होता है। इस संस्कार के दौरान क्या किया जाता है कि देवताओं की स्तुति की जाती है। देवताओं की स्तुति, जैसे गर्भवती महिला होती है, जैसे महिला के गर्भाधान संस्कार हो गया, उसके 3-4 महीनों के बाद ये पूंसवन संस्कार होता है। ये क्या होता है कि देवताओं की इसके दौरान स्तुति की जाती है। यानी इस संस्कार के बाद बालक का भ्रूणीय विकास होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कहते हैं कि पहले से लेकर के 3 महीने तक तो बालक कुछ नहीं, शून्य होता है, लेकिन 3 महीने के बाद उसका जो रूप है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हाथ है, कान है, पैर है, नाक है, सब चीजें विकसित हो जाती है। 3 महीने तक अंडा माना जाता है, कोया। उसके बाद में फिर उसका शारीरिक विकास क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है।
इसके बाद में देखो, अब पूसवन जो संस्कार है ना, यह संस्कार तब संपन्न किया जाता है जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है। कौन से नक्षत्र में होता है? चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में। वास्तव में तो यह जो पूसवान संस्कार है ना, यह पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए किया जाता है। किसके लिए? पुत्र की प्राप्ति के लिए यह पूसवान संस्कार संपन्न किया जाता है। कहते हैं कि गर्भावस्था की जो क्रिया है वह भी अगर पूसवन ये जब होता है, गर्भावस्था की क्रिया अगर महिला तब गर्भ धारण करती है जब मतलब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है, तो उस समय 100% पुत्र ही प्राप्त होता है। ठीक है, यह शुक्ल पक्ष में होता है, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में, उस समय 100% कहते हैं पुत्र ही प्राप्त होता है। ये बातें यानी वेदों की बात है। तो पूसवन संस्कार देखो, गर्भावस्था के 3-4 महीने बाद यह संस्कार होता है। इसमें देवताओं की स्तुति की जाती है। यह संस्कार तब संपन्न होता है जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है, या यह संस्कार तब किया जाता है जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है। इसके बाद में देखो, इस संस्कार के दौरान क्या करती है? इस संस्कार के समय स्त्री उपवास रखती है। स्त्री क्या रखती है? उपवास का मतलब क्या होता है? व्रत रखती है। और पति वट वृक्ष की छाल का रस उसके नाक में डालता है। वट वृक्ष तो जानते हो आप, बरगद, उसकी छाल का रस उसके नाक में डालता है, क्योंकि जो भ्रूणीय विकास महिला के गर्भ में जिस बालक का विकास हो रहा है वो पूर्णतः स्वस्थ पैदा हो, इसके लिए यह संस्कार किया जाता है। तो 2 संस्कार समझो है, गर्भाधान प्रथम संस्कार, दूसरा संस्कार पूसवन संस्कार। ये दोनों देखो, इसके बाद में एक संस्कार और पढ़ाऊंगा, फिर आपको एक बात बताऊंगा। अब तीसरा संस्कार होता है सीमंतोन्नयन या अग्रणी। सीमंतोन्नयन या अग्रणी संस्कार देखो सुनो, इस संस्कार के दौरान स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाया जाता है और यह संस्कार गर्भावस्था के 8वें महीने में संपन्न किया जाता है। गर्भावस्था के कौन से महीने में? 8वें महीने में। इस संस्कार के दौरान क्या होता है दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनना। इस संस्कार के दौरान जो गर्भवती स्त्री होती है ना, गर्भवती महिला होती है, आपको पता है, आप सभी देखो सुनो, आप सभी साथी लोकल यानी कोई ऑस्ट्रेलियन को नहीं, कोई अमेरिकन को नहीं, कोई कनेडियन को नहीं, सारा भारतवर्ष का नागरिक हो। साथियों, आप सभी ने एक बात सुनी है भी, जैसे मान लीजिए आपने ये चीज अपने घर पर भी देखी है। जो गर्भवती स्त्री होती है, चाहे वो कोई है, चाहे अपनी मौसी है, चाहे बहन है, चाहे पत्नी है, चाहे कोई है, गर्भवती स्त्री के जब गर्भावस्था के दौरान 8वां महीना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में वो फैशन नहीं करती। बताओ सही बात है या गलत बात है? फैशन नहीं करती। फैशन नहीं करने का मतलब है कि यानी बा कोई टूप, क्रीम, लिपस्टिक वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं लगाती। उस दौरान दूसरी बात यह है कि वो घर की 4 दीवारी के अंदर ही रहती है, घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं जाती। बताओ सही बात है या गलत बात है? आपने ऐसा देखा है ना, जो गर्भवती स्त्री होती है वो 8वें महीने में अपने घर से बाहर नहीं जाती। अब जी मान लो बहुत सी जो स्त्रियां होती है जिनके यानी लगभग अपनी संस्कृति में आपने एक चीज देखी है भी, जैसे ही ये जो गर्भावस्था के दौरान यानी 7वां महीना शुरू हो जाता है, तो बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है जो प्रथम डिलीवरी उनके पीहर में होती है, तो वो ससुराल से पीहर जाती है, वो 7वें महीने में चली जाती है या 9वें महीने में जाएगी, जबकि 8वें महीने में वो नहीं जाएगी, क्योंकि ये महीना सबसे कठिन माना जाता है। इस दौरान कहा जाता है कि उसे अमंगलकारी शक्तियों से बचाना बेहद जरूरी होता है। अगर बालक का जन्म 7वें महीने में, कई टाबर सतमाशिया हुआ है, यानी जिसका 7वें महीने में जन्म हुआ है, बोलते हैं कि वो बच्चा है ना, जैसे क्रिटिकल कंडीशन में कई बार ऐसा होता है वो जीवित भी रह सकता है, लेकिन रहा है, लेकिन 8वें महीने में जब महिला की डिलीवरी हो जाती है तो जो बच्चा पैदा होता है वो जिंदा नहीं रहता। यह है कहानी। तो देखो, सीमंतोन्नयन या अग्रणी, स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना, यह गर्भावस्था के 8वें महीने में संस्कार संपन्न किया जाता है, सीमंतोन्नयन या अग्रणी। ये जो 3 संस्कार है ना दोस्तों, कौन कौन से?
देखो सुनो, पहला संस्कार मैंने आपको बताया कौन सा, गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोनयन या अग्रिणी। ये तीन संस्कार ऐसे होते हैं जो गर्भावस्था के दौरान किए जाते हैं। गर्भावस्था के मतलब है जब तक बालक अपनी मां की कोख में, अपनी मां के पेट में बड़ा हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, तब तक ये संस्कार संपन्न किए जाते हैं। समझ गए? तो गर्भावस्था के दौरान तीन संस्कार कौन कौन सा, गर्भाधान, पुंसवन या पुंसवन, तीसरा है सीमंतोनयन या अग्रिणी। इसके बाद में फिर चौथा संस्कार आता है साथी, जातकर्म। चौथा संस्कार कौन सा आता है, जातकर्म। जातकर्म की बात सुनो, यह बालक जन्म के पश्चात प्रथम संस्कार है। इसमें बालक को जन्म घुंटी दी जाती है, ठीक है ना, जन्म घुंटी दी जाती है। आपको पता ही है इस समय बालक को जन्म घुंटी पिलाई जाती है। अब नोट में एक बात लिखी है, गर्भाधान, पुंसवन व सीमंतोनयन संस्कार जन्म से पहले व जन्म के बाद प्रथम संस्कार जातकर्म ही होता है। समझ गए ना दोस्तों? जैसे मान लीजिए, जैसे बालक अपनी मां की कोख में बड़ा हुआ है, पल रहा है, जब तक उसने यानी इस धरती पर, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो अपना वातावरण, ये लौकिक जीवन में तभी प्रवेश करेगा जब वो धरती पर आ जाएगा। यानी वो एक स्वतंत्र, अपनी मां की गर्भनाल से अलग होने के बाद में एक स्वतंत्र बालक का रूप धारण करेगा। तो अब क्या होता है साथियों, इस दौरान देखो सुनो, मैंने आपको क्या बताया, जातकर्म। जब बालक पैदा हुआ तो उसका कोई धर्म, कोई वंश, कोई धर्म, कोई जाति नहीं थी, वो एक नागरिक था। भारत में पैदा हुआ है तो वो एक भारत का नागरिक, और वंश होमो सेपियंस था वो। तो ये देखो सुनो, मैंने क्या बताया, हाँ, जातकर्म संस्कार ये बालक जन्म के बाद प्रथम संस्कार होता है। प्रथम संस्कार का मतलब होता है इसके दौरान बालक को जन्म घुंटी पिलाई जाती है। जन्म घुंटी का मतलब है साथियों, जिस भी जाति में, जिस भी धर्म में उसने जन्म लेकर के, और वृद्ध महिला के द्वारा, या मतलब जन्म घुंटी वालों तो इशो सिस्टम है कि अगर टाबर अलबाद करे और करे तो बिन कह नहीं ठाक होनी तने कण जन्म घुंटी दी, यानी इसलिए दी जाती है कि इसके गुण इसमें आने चाहिए। बताओ हाँ या ना? तो कोई किंगोई दादो, किंगोई नानो, किंगी दादी, किंगी ताई जन्म घुंटी पिलावा है। जब उसने जिस वंश, जिस धर्म, जिस जाति का मुंह में कण ग्रहण किया या जन्म घुंटी पी, वो उसी जाति, उसी धर्म में लिप्त हो जाएगा। जब तक साथियों उसने जन्म घुंटी नहीं पी, तब तक वो एक होमो सेपियंस ही था, कोई जाति वंश कुल का नहीं है। तो जन्म के पश्चात प्रथम संस्कार जातकर्म हो गया, जबकि प्रथम संस्कार कौन सा हो गया, गर्भाधान। बताओ दोनों बातें समझ में आ गई के? इसके बाद में आगे देखो, जातकर्म बालक जन्म के पश्चात प्रथम संस्कार, इसमें बालक को जन्म घुंटी पिलाई जाती है। इसके बाद में आगे संस्कार आता है दोस्तों, नामकरण। जातकर्म हो गया, जन्म घुंटी पिला दी, फिर पिलाने के बाद में ब्राह्मण कने यानी पंडित कने, कोई मेरे वर्ग पंडित कने आवे के मारे टाबर को नाम बताओ जी, इनको जन्म 12:10:25 पर होयो। फिर बे बतासी कि इंगो नाम कै पर, टे पर, तै पर, ई शब्दां पर रख लियो, वो होता है नामकरण संस्कार। ये जन्म के 5वें दिन से लेकर के और 28वें दिन तक नाम रखते हैं। जन्म के 5वें दिन से लेकर के और 28वें दिन तक। साथियों 28 दिन हाईएस्ट नाम का 28 ही दिन हुआ। बताऊं क्यों होता है? हाँ या ना बताऊंगे साथियों? कई कई थे, एक बात सुनिए कि इसका जन्म यानी गंडमूल नक्षत्र में हुआ है। कोई बालक होता है जकना पा कंबाइंड, अरे एक बार ही लिख दे यार दिलीप, क्यों डिस्टर्ब करने लाग रही है यार? कंबाइंड पीडीएफ है सर, पूरी नहीं। अरे भाई डाल देगा आज, रात ही मैंने बोला है, टेक्निकल टीम जो क्लास अपलोड करते हैं जयवीर सर, उनको मैंने बोल दिया कंबाइंड पीडीएफ एक ही बार लिख दे यार, क्यों डिस्टर्ब करने लाग रही है? देख जिक्की चीज थे, देखो भाई मने भी पता है के कोनी के है या के कोनी। कल तो क्लास पूरी हुई है, आज को तो टाइम दोगा एक दिन को, तो क्यों खोटी करियो बीच में? देख यार कितनी शानदार बातें बताने लाग रही हूं मैं, पूरा कंठ पाड़न लाग रही हूं, जी जान लगा रहा हूं, तय कॉमेंट को
कि जड़ी बांध दी है कि एक पर्सन की, तो डाल देंगे यार, क्यों चिंता करने लग रही है इतनी मोटी। तो अब देखो कौन सा, क्या बात बता रहा था अब यार, इं हो जे नहीं जन फिर पढ़ाने को मजो को नहीं आवे, फिर जी कौन करे, फिर यहाँ लगे जाने यार थारे लगनी को नहीं पढ़ने की, मैं किन्ने पढ़ाने लग रही हूं। नामकरण संस्कार, यह जन्म के 5वें दिन से 28वें दिन तक बालक का नाम रखा जाता है। इस संस्कार के दौरान समझ गए, नाम रखा जाता है। जैसे नाम में 28 ही दिन का टाइम होता है, 28 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लेते। कईया का कमेंट आवे मैं जरूर देखूं, मेरे सामने स्क्रीन पर थारा कमेंट ही चलने लग रहा है इड्डा मोटा। जिस कमेंट जो टॉपिक चल रहा है उससे पर्सन से संबंधित कमेंट होता है, मैं उसी समय रिप्लाई देता हूं। बताओ नहीं देते क्या? अब तेरो मैं कमेंट देख लियो यार, भी पीडीएफ है तेरो, कहने को मतलब है भी कंबाइंड पीडीएफ कौन डाली, तो कोई बात नहीं, आज शाम तक डल जाएगी। बस मैं तेरो कमेंट देख लियो, देखने के बाद में ये कमेंट मेरे दिमाग में चलने लग रही है, मैं क्लास छोड़ते ही और टेक्निकल टीम ने फोन करके डलवा दूंगा, बस बात ही खत्म है। तो अब देखो सुनो, नामकरण यह जन्म 28 ही दिन हुआ हाईएस्ट, क्योंकि दोस्तों आप एक बात सुने करा कि इन टाबर को जन्म वो टाबर करड़े बारे होइडो है, करड़े बारे होइडो है, मतलब समझो के थे, यानी करड़े बारे का मतलब है भी इनका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है, ऐसे नक्षत्र में हो गया साथियों, कि जो नक्षत्र जैसे मान लो गंडमूल नक्षत्र होते हैं कुछ, गंडमूल नक्षत्र में अगर किसी 8 एक नक्षत्र वैसा, अब बाकी मैं थाने बिंग मा को नहीं कोई कि टाबर हो जाए, मेरे को कोई नाम पूछना हो तो बता दूंगा सारा को, 7 8 9 नक्षत्र ऐसा है जो गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। अगर उस नक्षत्र में बालक का जन्म हो जाता है ना, तो पुनः घूम करके रोटेशन के बाद 28वें दिन ही वो नक्षत्र आता है। जिस गंडमूल नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है, दोबारा 28 दिन बाद वो नक्षत्र आएगा, तभी उसके नामकरण संस्कार को संपन्न किया जाता है। इसलिए बोले कि जगह करड़े बारह वेड़ा हुआ है बांगो नाम 28 दिनांग हुआ है, समझ गए ना। दोबारा पुनः रोटेशन के बाद 28वें दिन वो नक्षत्र आता है, उसी नक्षत्र में उसका नाम निकाला जाता है। तो ये होता है 28 दिन की कहानी। जो नॉर्मल नक्षत्र में जन्म हो गया उसका 5वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, तीसरे दिन नाम निकालते हैं। लेकिन जिनका जन्म बालक का गंडमूल नक्षत्र में होता है, कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं वो पुनः 28 दिन बाद ही आता है, उसी नक्षत्र आने पर उसका नामकरण होता है, तब 28 दिन तक यह क्रिया होती है। इसके बाद में फिर होता है निष्क्रमण संस्कार। साथियों ये निष्क्रमण जो संस्कार है, ये जन्म के 12वें दिन से 4 माह में बालक को प्रथम बार सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। कौन सा? निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार का मतलब क्या होता है? जन्म के 12वें दिन से लेकर के 4 माह में बालक को प्रथम बार सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाना। अब अगर आपसे कोई पूछ ले भी 28 दिनों को नाम ही क्यों रखे, तो थे बता दियो नहीं भी कुछ ऐसे करड़े यानी जके ना गंडमूल नक्षत्र बोला, कुछ ऐसा नक्षत्र है, उस नक्षत्र में बालक का जन्म होने के बाद वो पुनः 28 दिन के बाद ही नक्षत्र आता है, उसी नक्षत्र में उसका नाम निकाला जाता है। इसके बाद में होता है अन्नप्राशन या देशाटन। क्या है? अन्नप्राशन या देशाटन। इसका मतलब है दोस्तों बालक को प्रथम बार अन्न खिलाना। अन्नप्राशन या देशाटन इसका मतलब क्या है? बालक को प्रथम बार अन्न खिलाना। ठीक है, यह होता है जन्म के 6 माह बाद, यानी जामते ही टाबर ने आपा रोटी तो कौन खुआवा, यानी वो 5-6 महीना हो जाए। 3 महीने तक तो अपने बालक को पानी भी नहीं पिलाते, खाली मां का दूध ही पीता है वो, बताओ हाँ या ना। 3-4 महीने के बाद उसे पानी पिलाना स्टार्ट करते हैं, सही है ना। हाँ, तो बालक को प्रथम बार अन्न खिलाना यानी बालक को प्रथम बार भोजन खिलाना, यह होता है कौन सा? अन्नप्राशन या देशाटन संस्कार। लेकिन आगे आपको इसकी थोड़ी सी और बातें बताऊंगा। यह अन्नप्राशन या देशाटन संस्कार वैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, तो यह होली के दिन संपन्न होता है। इसे ढूंढ संस्कार भी कहा जाता है। ढूंढ संस्कार का मतलब होता है बालक जन्म के पश्चात प्रथम होली पर उसे अन्न खिलाया जाता है, समझ गए। आगे लिखा है इसके बाद में चूड़ाक्रम या जड़ुल्ला या मुंडन। चूड़ाक्रम जड़ुल्लो तो थे जान ही गया, चूड़ाक्रम जड़ुल्ला या मुंडन इसका मतलब क्या होता है कि बालक के प्रथम बार बाल काटना 1 वर्ष से 3 वर्ष की आयु में। बालक के प्रथम बार बाल काटना, यह कौन सा संस्कार होता है? बालक के प्रथम बार बाल काटना। यह संस्कार कब होता है? 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष की। हाँ हाँ, ये है कौन सा?
चूड़ाक्रम, जड़ूला या मुंडन। बालक के प्रथम बार बाल काटना 1 वर्ष से 3 वर्ष के मध्य। और ये प्रथम बार जो बाल काटते हैं, जैसे जिस भी अपने अलग अलग स्थानों पर जाकर के ये संस्कार संपन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी प्रथम बार जो बाल काटते हैं बालक के, वो अपने कुल देवता इष्ट देवता के दरबार में जाकर के ये काम करते हैं। जैसे मान लो हमारे मान लो कोई भी बालक पैदा हो गया, अब जैसे मेरी बेटी है, तो उसका हमने चूड़ा ये जड़ुल्ला या मुंडन, चूड़ाक्रम जड़ुल्ला मुंडन संस्कार किया था, तो वो सालासर किया था। सालासर हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी हमारे कुल देवता है, तो वहां जाकर के अपने कुछ साथी ऐसे होते हैं जो पल्लू में, जैसे मान लो ब्रह्माणी माता का मंदिर है, वहां ये संस्कार संपन्न करते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो बैरून जी को मानते हैं, वो तोलियासर, बैरून जी का तोलियासर बीकानेर में पड़ता है, वहां बैरून जी का मंदिर है, वहां जाकर के ये संस्कार संपन्न करते हैं। जो भी जिस भी व्यक्ति के इष्ट देवता या कुल देवता है वहां जाकर के, अब बहुत से है हमारे पास में, यहां पर रावतसर पड़ता है, वहां पर खेत्रपाल जी का, खेत्रपाल जी के मंदिर है, वहां जाकर के ये संस्कार संपन्न किया जाता है। कोई मावड़ियां दिरानियां जागे ये संस्कार संपन्न करे, तो अलग अलग कुल वंश जाति धर्म के अलग अलग जगह ये संस्कार संपन्न होते हैं। अब मैं ये बोल दूं कि कोटा वाले यहां नहीं आएंगे, कोटा जिनका जो भी कुल देवता इष्ट देवता है, हाँ कुछ रुणेचा जाकर के, रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर जाकर के ये संस्कार संपन्न करते हैं, तो अलग अलग जगह ये किया जाता है। अब इसके बाद में देखो, सुनो, कौन सा संस्कार बताया मैंने, चूड़ाक्रम जड़ुल्ला या मुंडन, ये कौन सा संस्कार है, 8वां। इसके बाद में 9 नंबर पर संस्कार आता है साथियों, कर्णवेद। इसका मतलब होता है कि बालक के प्रथम बार कान बींदना 3 से 5 वर्ष की उम्र में। आपने एक बात देखी होगी, आजकल तो साथियों ये कर्णवेद संस्कार संपन्न नहीं होता। आपने, आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी है, पापा जी के भी नहीं है, दादाजी आप सभी के अगर है तो, अगर नहीं है तो हो सकता है आपके जन्म से पहले गए, वो तो बात ही अलग है। लेकिन आपके जन्म होने के बाद आप 8 9 10 11 साल के होंगे, तो आपने देखा होगा आपके दादाजी के कान में यहां पर शोर जरूर था, ये निशान था बिंदे हुए कान का। तो ये कान बींदते थे पहले, क्यों, क्योंकि विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार हेतु कर्णवेद संस्कार संपन्न किया जाता था। हाँ, तो ये लो, कर्णवेद कान बींदना 3 से 5 वर्ष के मध्य। इसके बाद में है विद्यारंभ। अब जिया ही 5 साल को हो, बिया ही टिंगर गए ब्यादी स्टार्ट हो जाए, इया गरगा गोठो बूक्यो वह पकड़ेड़ो कस गए, अरे लटकाए ले जाए स्कूल का नहीं, बताओ हाँ या ना, अरे बोर हो, अरे मैं कौन जाऊं माँ, मैं कौन जाऊं दादा, कदी कहे आज मेरो पेट खराब है, आज मैंने दस्त लाग रहा है, कदी कहे आज मेरो ओ दुख है, आज मेरो बड़ा बहाना करता, मैं ही ईशा ही काम करता, गरगाठ हूं पकड़ के बूक्यो ले जाता, गुद्दी माँ 2 4 रख के ठहर छोड़ जाता स्कूल। हाँ, तो ये लो, कौन सा विद्यारंभ, 5 वर्ष के बाद पढ़ाई स्टार्ट है, यानी बालक ने स्कूल में। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, 11 नंबर पर संस्कार है उपनयन या यज्ञोपवीत। कौन सा संस्कार है, उपनयन या यज्ञोपवीत। साथियों, बालक को गुरुकुल में छोड़ देते हैं और यहां से ब्रह्मचार्य आश्रम क्या होता है, शुरू होता है। कौन से संस्कार के बाद, ध्यान पूर्वक सुनना, इस संस्कार के उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार के दौरान क्या होता है दोस्तों, बालक को गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में छोड़ दिया जाता है। कौन सा संस्कार है, उपनयन या यज्ञोपवीत। बालक को गुरुकुल में छोड़ देते हैं और यहां से ब्रह्मचार्य आश्रम शुरू होता है। आप सभी ने जैसे रामायण है, महाभारत है, ये आपने देखी है ना, इनमें आपने देखा होगा अभी, जैसे रामायण में जैसे दशरथ, दशरथ के पुत्र थे, कौन है, राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है। इनको दशरथ जी गुरुकुल में ले जाकर के गुरु के सानिध्य में छोड़ते हैं। इसी प्रकार आपने महाभारत देखी होगी, जैसे ये पांडु के पुत्र थे, पांडु कितने थे, 5। पांडु के पुत्र कौन कौन से थे, जैसे मान लो अर्जुन है, भीम है, हाँ ये ना, एक युधिष्ठिर है,
नुकुल है, सहदेव है, इनको। इसी प्रकार जैसे कौरव कुरुपुत्र आपने सुना है, धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, जैसे मान लो दुर्योधन है, जो भी है, उनको उनके दाऊ यानी कौन, तात श्री विषम पितामह गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में शिक्षा के लिए छोड़ के आए थे। हाँ ये ना। तो पहले क्या होता था, गुरुकुल में छोड़ देते थे और गुरु के पास रह करके वो शिक्षा ग्रहण करते थे। ब्रह्मचार्य आश्रम का मतलब है भी यहां से वो ब्रह्मचार्य जीवन है जीना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है। और यहीं पर दोस्तों जनेऊ धारण करवाई जाती थी। कौन सी, क्या, जनेऊ। जनेऊ क्या होता है, कच्चे सूत का एक धागा होता है जो इस प्रकार ऐसे यहां डालते हैं। शादी से पहले जनेऊ 3 धागों की और शादी के बाद जनेऊ 6 धागों की होती है। यह भी बात आप याद रखना। इसके बाद में देखो सुनो, उपनयन या यज्ञोपवीत, इस संस्कार के बाद बालक है द्विज माना जाता है। क्या माना जाता है, द्विज। और यह संस्कार रक्षाबंधन के दिन संपन्न किया जाता है। यह संस्कार कब है, रक्षाबंधन के दिन संपन्न किया जाता है। कौन सा संस्कार, उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार। इस संस्कार के दौरान बालक को क्या किया जाता है, गुरुकुल में छोड़ दिया जाता है, गुरु के सानिध्य में, और वहां बालक शिक्षा ग्रहण करता है। ब्रह्मचार्य आश्रम यहां से स्टार्ट हो जाता है। जनेऊ धारण करवाई जाती है। शादी से पहले जनेऊ 3 धागों की, बाद में 6 धागों की। इस संस्कार के बाद बालक द्विज माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात आ गई, द्विज। जैसे साथियों आपने प्रायवाची शब्द पढ़े हैं, जैसे सांप है, पक्षी है, इनके आपने प्रायवाची, ब्राह्मण है, इनके प्रायवाची पढ़े हैं आपने द्विज। जैसे पक्षी का प्रायवाची द्विज, सांप का प्रायवाची द्विज आपने पढ़ा है, ब्राह्मण का प्रायवाची आपने द्विज पढ़ा है। हाँ या ना। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू डियर। तो द्विज का मतलब क्या होता है, दोबारा जन्म लिया हुआ। दोस्तों इस संस्कार के बाद बालक द्विज कैसे माना जाता है, इस संस्कार के बाद बालक द्विज ऐसे माना जाता है कि जैसे अब पक्षी का प्रायवाची द्विज कैसे है, एक तो अंडे का जन्म हो गया, अंडे के बाद अंडे से क्या निकला, पक्षी। तो 2 बार जन्म हो गया, पहले तो अंडे का जन्म हुआ, फिर अंडे से पक्षी का जन्म हुआ, दोबारा जन्म लेना। हाँ इसी प्रकार देखो सुनो साथियों, ये जो है ना संस्कार, इसके बाद पहले जो बालक था ना वो एक बच्चा था, उसे अपने दैनिक व्यवहारिक नैतिक कर्तव्य का कोई पता नहीं था। बस बन सोचो कि आपा न्यूई कच्छा पेर के घूमांगा और काच गोलीर अगेरा वगैरह बड़ीर बैटर खेलांगा, आप जानता रहा नहीं। इस संस्कार के बाद बालक को पता चला भी वास्तव में तेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, तुझे जीवन में क्या करना है, तेरा परम कर्तव्य क्या है, तुझे किस प्रकार अपने पूर्वजों की सेवा करनी है, आपको एक आदर्श नागरिक बनना है, लोकप्रिय नागरिक बनना है, आपके जीवन का बहुत कर्तव्य है। इस संस्कार के बाद बालक को यथार्थ जीवन का पता हुआ, यथार्थ जीवन का जन्म का पता चला भी तेरा जन्म इस धरती पर क्यों हुआ है। इसलिए यह संस्कार कौन सा है, द्विज संस्कार है। पहले तो बालक था, फिर उसे अपने यथार्थ जीवन का पता चला भी आगे तेरे को क्या करना है, इसलिए इस संस्कार को द्विज, इस उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार को के बाद बालक द्विज माना जाता है भी उसे यथार्थ जीवन का पता चलता है। फिर इसके बाद में वेदारंभ, इसका मतलब है फिर वो गुरुकुल में वेदों का क्या करेगा, अध्ययन करेगा। इसके बाद में फिर संस्कार आता है दोस्तों केशांत, गुरुकुल में दाढ़ी मूंछ कटवाना 16 वर्ष पूर्ण होने पर। अब वो क्या करेगा, 15 या 16 साल तक शिक्षा ग्रहण करेगा। फिर सब ब्रह्मचार्य जीवन का वो पालन कर रहा है तो दाढ़ी मूंछ बढ़ा ली। फिर बाद में बने या कलीन सेव कन्ना विच मुंदरा कवावे पाइया बाड़ा विच कुंडला तू फिरदा है दिल ठगदा। फिर वो बढ़िया क्लीन सेव करवा गए, मूंछा मांछा रखे और तैयार हुए गो। इसके बाद में दाढ़ी मूंछ यानी मुंडन संस्कार के बाद अरुण यादव बोल रहा है टाइम हो गया, तो कोई बात नहीं भाई, तू छोड़ दे क्लास, टाइम हो गया तो तेरे को इतनी देर पढ़ना है तो छोड़ दे तू। कल नहीं होगी क्लास, सोमवार की होगी। अब कल शनिवार है, शनिवार और संडे नहीं होगी, सोमवार के अगले फिर शनिवार और संडे को आपको छुट्टी नहीं होगी। तो समावर्तन या इसे बोलते हैं समावर्तन। साथियों
शिक्षा ग्रहण के बाद माफी मांगना और घर की तरफ लौटना। दाढ़ी मूंछ करागे टाबर आवेगा गुरुजी कने कि गुरुजी मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई, अब आप मुझे, मैंने जाने अनजाने में यहां कोई गलती की है तो आप मुझे माफी देना, मैं माफी चाहता हूं और आप मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। गुरुजी बोलेंगे तेजस्वी भव, यशस्वी भव। हाँ या ना? फिर गुरुजी आशीर्वाद दे दियो और टाबर घर का नहीं चाल पड़ो। हर घरे आंते ही घरे वाला जरूर पूरी तरह तैयार हो रहा है, आंते ही बजा के डॉलर बेचारे ने कर देगा तैयार। घरे आंते ही घर का क्या करेगा? ब्याह। अठों हो गयो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गया वो बालक है। फिर भी बाद में थे मने गुड मॉर्निंग मैसेज कौन भेजो, थारी मां मनैया के, थारी बहन मनैया के दियो, मेरो ही घर में कोई सारो को नहीं, मेरी घर में चला बेई ब्याह दिया रोज की घरे आंते ही तैयार रहेगी। आ सब्जी थारे घर का अच्छी लगे, मन्ने अच्छी कौन लगे, ये है वो है, मैं सार दिन गोबर रेड़ू, मैं इया करूं, मैं बिया करूं, फिर थान ध्यान है। फिर भी बाद में वो कह रहे, फिर माथे घात लगा के सोचा कि यार काम तो गलती हो गयो, मरा दिया गया। फिर बड़ी प्यादी स्टार्ट हो जाए, ब्याह कर दियो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करियो। फिर थोड़ा दिन तो जमेलो सुने, बाद में पार हो जाए। बिंग बाद में वह अंत्येष्टि सिद्ध हुई और यह है जीवन का अंतिम संस्कार। तो देख लो ब्याह के बाद में सीधी मौत है। यह है भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार। साथियों एक बार आप मुझे सारे साथी सूचित करके बता दें कि आपके ये सारे संस्कार समझ में आए या नहीं आए। जिसके समझ में आया वो मुझे ऐसे करके भेज दें, जिसके नहीं आया वो ऐसे करके भेज दें। बता दो जल्दी से। सारी कल्चर इसी प्रकार आपको ज्योग्राफी पढ़ाई है, इसी प्रकार कल्चर, इसी प्रकार हिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री तो मैं नहीं पढ़ाता, इसी प्रकार आपको कल्चर पढ़ाऊंगा। जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं ना वो पूर्णतः परफेक्ट के साथ, परफेक्शन के साथ, यानी मेरे बहुत अच्छे तैयार है, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, अच्छा है। तो समझ गए? अब आइए एक बार पुनः जल्दी से दोहरा देते हैं। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार देखो, सुनो। गप्पू सीमा जाना, निया से चूर्ण लाना, विद्या उसी वेद के साथ विवाह में आना, गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, करणवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, ये होते हैं 16 संस्कार। तो साथियों कल ये आज 16 संस्कार हुए। कल जन्म से संबंधित संस्कार, मृत्यु से संबंधित संस्कार, विवाह से संबंधित संस्कारों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। फिर आगे का नया टॉपिक देखेंगे। ऑल द बेस्ट प्रिय साथियों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के आप लिए आप सभी को राम राम, यानी अब सोमवार की मुलाकात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।